हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। लास्ट वीडियो में हमने किया था साइंटिस्ट वो कहां से थे, उनकी रिसर्च और रूल्स विद डेफिनेशन, और हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अच्छा, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा ये बताने के लिए कि आप सबको पता है ग्राम सचिव का पेपर जो लीक हुआ था वो कैंसिल भी हो चुका है, अब दोबारा होगा। पहले क्या था, ये हवा थी कि पेपर होने ही नहीं है। पेपर हुए तो हमारी तैयारी नहीं थी। जब ग्राम सचिव का पेपर देखा तो बड़ा आसान लगा, लेकिन अब नंबर नहीं बन रहे तो थोड़ी तकलीफ हुई थी कि पेपर तो हो गया लेकिन हमारे नंबर नहीं बन रहे, अगर थोड़ी सी तैयारी करते तो नंबर आ जाते। अब आपके पास वो मौका भी है कि पेपर की तैयारी कर लें तो क्लियर हो जाएगा और नंबर अच्छे आ भी सकते हैं। अब भी अगर आप में से कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि पेपर होगा नहीं, ये भी हवाबाजी हो रही है, तो भाई इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। अगर आपने फार्म भरे हैं तो ये तर्क आपके लिए गलत है, ये कहना गलत है कि पेपर नहीं होंगे। अगर फार्म भरे हैं तो पेपर दो, जब मर्जी हो। 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पीछा मत छुड़ाओ, पल्ला मत झाड़िए अनपढ़ लोगों की तरह कि पेपर नहीं होगा। पेपर जरूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है फेराडे। ये कहाँ से हैं? इंग्लैंड से। इन्होंने कौन सा नियम दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे अपन। और साथ में इन्होंने क्या किया? डायनेमो का आविष्कार किया। डायनेमो का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो किसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बड़ा सिंपल सवाल बनता है कि नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आंसर आएगा डायनेमो या जनरेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण के नियम को। तो इसके अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस परिपथ, परिपथ का मतलब यहाँ पे सर्किट से है। ठीक है, परिपथ जो यहाँ लिखा है मैंने, इसका मतलब है, हिंदी में परिपथ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सर्किट या यंत्र। परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आएगा रोंटजन। ये कहाँ से हैं? जर्मनी से। बड़ा फेमस नाम है, ऑलमोस्ट सबको पता है, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट नाम आएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन तो रोंटजन से भी फेमस नाम है, और ये है कहाँ से? जर्मनी से। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या रिलेशन दिया? द्रव्य और एनर्जी का जो रूल है वो दिया इन्होंने। अब ये रूल क्या कहता है? प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। इक्वेशन दी इन्होंने E = mc²। अच्छा, यहाँ पे ई क्या है? एनर्जी। एम का मतलब मास या द्रव्यमान, यहाँ पे जो नाम लिखा है द्रव्यमान, ये वही है, मास या द्रव्यमान। सी क्या है? प्रकाश की जो चाल है उसकी बात कर रहे हैं, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है अभी? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक सवाल ये भी बन जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, हवा में, निर्वात में, जल में, कांच में। ठीक है, तो जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हिंदी में आप कह सकते हो निर्वात के अंदर, और इंग्लिश में हम कहेंगे, मैं फिर से लिख देता हूँ, हिंदी में हम कह सकते हैं निर्वात। अच्छा, यहाँ पे आपको शून्य भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, शून्य, कोई सा भी नाम चेंज कर सकते हैं वो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, सेम इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कि जो ध्वनि यानी जो साउंड होती है हमारी, वो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो अगर ऑप्शन मिले हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में होगी। ठीक है। अच्छा, बीच में एक आप कमेंट कर दीजिएगा कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? ये सवाल तो आया भी था कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है। हमने बताया था कि डायन हमारे ग्राम सचिव में आया भी था। तो अब क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? जल्दी से कमेंट करो, फिर आप चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आए भाई J.C. बोस। ये अपने इंडियन हिंदुस्तानी थे। इन्होंने क्या किया? पौधों में चेतना की खोज की थी। नेक्स्ट नाम फिर से हमारे पास क्या आया? C.V. रमन। इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने क्या किया? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन का प्रभाव या रमन इफेक्ट। प्रकाश के परिकिरणन, इसका मतलब होता है स्कैटरिंग, यानी कि उसका फैलना। ठीक है, जैसे इंद्रधनुष बनता है बारिश के टाइम में, उसी प्रकार। या फिर जब सुबह
जो सन जब उगता है, सूर्य उगता है तो क्या होता है, थोड़ा सा रेडिश होता है, और शाम को भी क्या होता है, थोड़ा रेडिश हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोपहर के टाइम में क्या होता है, वो प्रकाश वाइट होता है, या सूर्य भी हमें वाइट ही दिखता है। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश जब आके धूल के कणों से टकराता है तो वो क्या होता है, हमारे पास प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं और अपने रास्ते से विचलित होती हैं। उसी को सारा कुछ क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परिकिरणन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लो। जो हमारा प्रकाश का परिकिरणन का प्रभाव दिया रमन ने, उसके अनुसार डेफिनेशन बनती है, जब कोई एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय मतलब देखो 7 प्रकार का प्रकाश होता है भी, जिसको लिखा जाता है विबग्योर के नाम से। विबग्योर हो गए 7। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसको जो इनकी वेवलेंथ होती है उसके बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। यही कारण है कि जो डेंजरस साइन होते हैं वहाँ पे रेड कलर लगाया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि जब कोई एक वर्णीय प्रकाश, यानी कि रेड कलर की बात कर लो, वोयलेट की बात कर लो, किसी भी एक को उठा लो, एक वर्णीय प्रकाश द्रवों और ठोस से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित, आपतित मतलब जो प्रकाश की किरण आके टकराती है, इंसिडेंट रे बोल देते हैं। आपतित प्रकाश के साथ अत्य अल्प, यानी अत्य अल्प तीव्रता, बहुत ही कम तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। अच्छा, इसके कहने का मतलब है कि प्रकाश की लाइट आएगी तो एक ही कलर की, बेशक वो रेड की आ सकती है, लेकिन जैसे ही वो आके आपतित होती है किसी कण से टकराती है, ठीक है, तो बहुत ही कम मात्रा के अंदर अन्य वर्णों का प्रकाश भी देखने को मिलता है। अन्य वर्ण मतलब ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। इनका प्रकाश भी थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए देखने को मिलता है। उसे क्या कहते हैं, सीवी रमन का प्रभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइंटिस्ट देखिए, H.J. भाभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने कौन सा नियम दिया, अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत दिया था। ओके, नेक्स्ट आया जे थॉमसन। ये कहाँ से हैं, इंग्लैंड से। इन्होंने खोज की भाई इलेक्ट्रॉन की। एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा कहानी समझ के। सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1808 के अंदर एक रूल दिया कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु, ये किसी भी तत्व का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि ये सबसे छोटा कण होता है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। ये बात बोली गई 1808 में। अच्छा, टाइम के साथ साथ रिसर्च और ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं, तो ऐसे चलते चलते सन आ गया हमारे पास 1808 के बाद 1886। 1886 में गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने परमाणु के अंदर, जिसको जॉन डॉल्टन ने सबसे छोटा यूनिट बताया था, उसके अंदर परमाणु से भी छोटा एक कण रिसर्च कर लिया, ठीक है। जो गोल्डस्टीन ने सर्च किया 1886 में। हरियाणा से कनेक्ट कर सकते हो, हरियाणा के अंदर 1886 में अम्बाड़ा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा आई थी, ठीक है। और जॉन डाल्टन ने किसकी खोज कर दी, एक कण की। उस कण का नाम क्या था, कैनाल रे, याद रखिएगा, कैनाल रे। अच्छा, उसके बाद कौन आए जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये आए हमारे पास जे थॉमसन। 1897 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक और कण खोज दिया परमाणु के अंदर, कैनाल रे के अलावा, जिसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की इन्होंने 1897 में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ओके, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कौन आया भी, रदरफोर्ड। 1919 में अपने इंडिया में हुआ था जलियांवाला बाग, और रदरफोर्ड ने 1919 में किसकी खोज कर दी थी, प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर प्लस के अंदर होता है। इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 10⁻−19 कूलाम। यहाँ पहले प्लस का साइन लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन में पहले माइनस का लगता है, बाकी सारा सेम है। अच्छा, नेक्स्ट आया हमारे पास जेम्स चैडविक, इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। खोज की
1932 के आसपास। ठीक है। न्यूट्रॉन को सबसे लास्ट में खोजा गया था। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज के आवेश के रूप में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज इन पे होता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से अटैच कर लेते हैं इसको। जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये कहाँ मिलते हैं, किसी भी तत्व के न्यूक्लियस के अंदर यानी सेंटर में मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी बाहरी सेल के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, बाहरी सेल के अंदर पाए जाते हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आए हमारे पास नील्स बोर। ये कहाँ से हैं, डेनमार्क। इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना की थी। नेक्स्ट नाम आया हमारे पास हेनरी बेक्यूरल, बड़ा फेमस नेम है। कौन है ये, कहाँ से हैं, फ्रांस से। इन्होंने किसकी खोज की, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। लास्ट नाम आ रहा है हमारे पास भाई, क्या है भाई ये, एनरिको फर्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है भाई, एनरिको फर्मी, इटली से। इन्होंने क्या किया, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों की पहचान की या उनकी खोज की। अच्छा, वर्तमान में हमारे पास आवर्त सारणी में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट हैं। अब सारे के सारे नेचुरल नहीं है। आप में से जिसने भी साइंस में थोड़ा सा भी केमिस्ट्री को पढ़ा है, इतना बताइए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास, उसके अंदर 118 में से कितने एलिमेंट नेचुरल हैं और कितने एलिमेंट आर्टिफिशियल हैं, यानी मैन मेड हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।